तो साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं लो मेडिकल कैटेगरी वालों के लिए खास तौर पर। क्योंकि जब आप लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं, किसी डिसेबिलिटी में कोई बीमारी हुई, कोई चोट लगी, तो सवाल सबसे पहले यही आता है कि भाई यदि आपको इनवैलिड आउट कर दिया गया, मान लो आपको चोट लगी या कोई बीमारी हुई और आपको आगे नौकरी नहीं करने दी गई, तो क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? क्या आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा? क्या कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगी? ये कई प्रकार के सवाल हैं। दूसरा, क्या आपकी डिसेबिलिटी को फौज की वजह से माना जाएगा कि ये जो चोट लगी या जो बीमारी हुई, क्या ये एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस रहेगा या नहीं रहेगा? तो आज उसी चीज को समझाएंगे। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि भाई वो छुट्टी पर नहीं थे, यूनिट में थे, यूनिट में चोट लगी या यूनिट में बीमार हुए, ड्यूटी के दौरान बीमार हुए, तो क्या उनको मिलेगा? कईयों को एकदम क्लियर होता है कि भाई मैं ड्यूटी पर था, छुट्टी पर नहीं था, मुझे चोट लगी है तो मेरे को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो इंजरी ऑन ड्यूटी हुई है, यानी कि आप छुट्टी पर नहीं थे, आप यूनिट एरिया में थे और यूनिट एरिया में आपको कोई चोट लगी या आप बीमार हुए, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और आपको डिसेबिलिटी पेंशन कब मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी, आज आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, कईयों के केस में यह भी देखा गया है कि भाई छुट्टी पर चोट लगी है फिर भी डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन हो गई है, और कईयों के केस में ऐसा भी देखा गया है कि भाई छुट्टी पर नहीं था, यूनिट लाइन में था, यूनिट लाइन में चोट लगी या बीमार हुआ तो उसकी भी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई है। आखिर ऐसा क्यों, क्या रूलिंग कहती है? तो आज हमने जो पकड़ा है, इनवैलिड आउट का केस पकड़ा है, उसको आज मैं आपको समझाऊंगा किन कंडीशंस में आपको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस माना जाएगा। दो तरीके से इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस होता है। पहला, आप अपनी डिसेबिलिटी के चलते कंप्लीटली मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा कि आप मिलिट्री ड्यूटीज के लिए कंप्लीटली अनफिट हैं, तो आपका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जाता है और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है आईएमबी प्रोसीडिंग्स के द्वारा। और दूसरा होता है कि आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हुए, आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट कंसीडर नहीं किया और आपको डिस्चार्ज कर दिया। और एक और होता है कि भाई आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट दे दिया, आपको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे दिया, लेकिन वो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं करने दिया गया, उससे पहले ही आपका विड्रॉ कर लिया गया। तो ये कुछ सिनेरियो हैं जिसमें कि आपका इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस माना जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि चलो ठीक है, टर्म तो डिफाइन हो गया कि आपका इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस है, अब आपकी डिसेबिलिटी है, मान लो कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है यूनिट लोकेशन में ही, तो आप तो कहेंगे भाई मैं तो ऑन ड्यूटी था, लेकिन रूल क्या कहता है उसको आज मैं आपको बताऊंगा। यह जरूरी नहीं है कि आपका यूनिट लोकेशन में कोई चोट लगी है तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको जो सरकार के द्वारा रूल जारी किया गया है उस रूल के हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा कि किन कंडीशंस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये जो सरकार के द्वारा एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023, जो ये सब्जेक्ट था उस पॉलिसी का, उसका पैरा नंबर 5 का सब पैरा ई, जो कि इनवैलिडमेंट को डिफाइन करता है कि कोई जेसीओ वारंट ऑफिसर या अदर रैंक्स, ठीक है, या उसके समकक्ष रैंक दूसरी सर्विसेज में, यानी कि नेवी, एयरफोर्स में
जेसीओस, वारंट ऑफिसर्स, अदर रैंक्स एंड इक्विवेलेंट रैंक इन अदर सर्विसेज। ठीक है, दूसरी सर्विसेज में इन्हीं रैंक के बराबर कोई परमानेंटली मेडिकल कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाता है शेप 1 को छोड़ करके या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, और फिर बाद में उसका डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन 2 कारणों से। ठीक है, पहला कारण क्या है, परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गया, उसको कोई भी शेल्टर एम्प्लॉयमेंट जो कि उसकी लो मेडिकल कैटेगरी को सूट करे वो प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हुआ, डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद दूसरा है कि भाई वो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हुआ लेकिन उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे दिया और उसका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट था वो पूरा होने से पहले उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये दोनों केस भी किस में आएंगे, डीम टू हैव बीन इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस में। ठीक है, डीम टू हैव बीन इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस, ये दोनों केस आएंगे। अब जिन्होंने अपना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा कर लिया, भाई कोई रिटायर्ड ऑफिसर है जिसको री एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, या कोई जेसीओ, वारंट ऑफिसर या अदर रैंक जिनको एक्सटेंशन ग्रांट नहीं किया गया बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जैसे मान लो एक हवलदार है और हवलदार का 24 साल सर्विस होता है और प्लस 2 साल उसको एक्सटेंशन मिलता है यदि वो शेप 1 है तो। अब उसने 24 साल तो कर लिया लेकिन उसके बाद बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसके बाद उसको फिर एक्सटेंशन ग्रांट नहीं हुआ, यानी कि केवल 24 साल करा करके उसको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, या फिर वो एक्सटेंशन में था और एक्सटेंशन में लो मेडिकल कैटेगरी हुआ, उसको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, फॉर नॉट मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड, एलएमसी होने की वजह से उसको एक्सटेंशन ग्रांट नहीं हुआ और या फिर एक्सटेंशन मिला और एलएमसी होने की वजह से उसका डिस्चार्ज ऑर्डर आ गया, तो उस केस को इनवैलिड आउट केस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपनी प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी कर ली थी। जैसे कि हवलदार है उसने 24 साल कर ली थी, नायक है तो उसने 22 साल कर ली थी, तो उसने अपनी पूरी प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कर ली थी, तो उस केस में इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा। इनवैलिड आउट माना जाएगा कि अगर हवलदार है 24 साल नहीं हो पाई, 23 साल 4 महीने में निकाल दिया, 20 साल में निकाल दिया, 16 साल में निकाल दिया, 18 साल में निकाल दिया, ठीक है, तो वो माना जाएगा इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस। ठीक है, ये अब मान लो आप लो मेडिकल कैटेगरी है, आपका इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। ठीक है भाई, आपका जो इन 2 कारणों से निकाल दिया गया, लो मेडिकल कैटेगरी हुए और होते ही आपको डिस्चार्ज कर दिया, या पहले आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट दे दिया, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे दिया और बाद में आपका डिस्चार्ज किया गया लेकिन पूरी सर्विस नहीं करने दी गई। ठीक है, तो वो डीम टू हैव बीन इनवैलिड आउट हो गया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या उसको डिसेबिलिटी पेंशन का कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको समझना होगा एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 का पैरा नंबर 8। ठीक है, पैरा नंबर 8, पैरा नंबर 8A ऑफ ER 2023 जो कि बताता है कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए। अब क्या कहता है पैरा नंबर 8A, कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट बाय द कंपिटेंट ऑब्लिक अपीलेट अथॉरिटी of a causal connection between the disability oblique impairment or death of an armed forces personnel and military service is an essential prerequisite for award of disability pension, impairment relief, capitalized impairment relief और special family pension। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, कहा है कि भाई कंपिटेंट अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा आपकी जो डिसेबिलिटी है या जो इम्पेयरमेंट है या जो डेथ हुई है, ठीक है, उसका उस डिसेबिलिटी का और सर्विस का एक कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होना बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
ये कहा है ना कि भाई कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द डिसेबिलिटी ऑब्लिक इम्पेयरमेंट ऑब्लिक डेथ, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड मिलिट्री सर्विस इज एन एसेंशियल प्री रिक्विसाइट फॉर द अवार्ड। एसेंशियल प्री रिक्विसाइट, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फॉर द अवार्ड किसके लिए? डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए, कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए या स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए। आपका जो डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस है उसके बीच में एक कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश जरूर होना चाहिए। और ये कैजुअल कनेक्शन कौन एस्टेब्लिश करेगा? कंपिटेंट अथॉरिटी या फिर अपीलेट अथॉरिटी। यदि आप यूनिट लोकेशन में भी किसी चोट के कारण लो मेडिकल कैटेगरी कर दिए गए और आपकी उस चोट का मिलिट्री ड्यूटी के साथ कोई कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ या आपकी डेथ भी हो गई और आप उस डेथ का कोई मिलिट्री सर्विस का और डेथ का कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया गया कंपिटेंट अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन, इम्पेयरमेंट रिलीफ या कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ या स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, अक्सर देखा गया है कि बहुत से पूर्व सैनिकों को जब वो अपना रिलीज मेडिकल बोर्ड कराते हैं या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड कराते हैं तो उनको जो परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट है, उनका जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है, वो किसी को 40% भी मिलता है, किसी को 50%, 60% तक भी मिलता है, लेकिन फिर भी उनका डिसेबिलिटी जो है नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर करके उनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो भी चोट लगी या जो भी बीमारी उनको हुई जिसकी वजह से उनका लो मेडिकल कैटेगरी रखा गया, उस डिसेबिलिटी का और उनकी सर्विस का कोई कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश कंपिटेंट अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ने नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका डिसेबिलिटी पेंशन या इम्पेयरमेंट रिलीफ रिजेक्ट कर दिया गया। परसेंटेज तो 30 मिली, 40 मिली, 50 मिली, लेकिन कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ सर्विस का और डिसेबिलिटी का, और इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन उनकी रिजेक्ट हो गई नाना केस करके, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस करके। तो बहुत जरूरी है आपकी डिसेबिलिटी का और मिलिट्री सर्विस का कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। और दूसरा, मान लो कैजुअल कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया, आपकी डिसेबिलिटी फौज की वजह से हुई या फौज की वजह से आपकी डिसेबिलिटी बढ़ी, तो क्या आपको जिंदगी भर तक डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? ऐसा भी नहीं है। आपको डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिलेगी जब आपकी डिसेबिलिटी कम से कम 20% होनी चाहिए, या फिर इनवैलिड आउट केस किया गया है तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, आरएमबी हुआ है तो आपको इनवैलिड आउट किया गया है तो 20% होनी, 20% से कम है तो भी आपको मिल जाएगी अगर वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। और यदि आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करके जा रहे हैं, रिलीज मेडिकल बोर्ड में 20% चाहिए, तो मान लो आपका आईएमबी हुआ, डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी है, आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करके गए, आरएमबी में आपको 20% भी मिला है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी है, तो क्या आपको जिंदगी भर तक डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? जी नहीं। कंडीशन क्यों? भाई कैजुअल कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया, बीमारी 20%, कैजुअल कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया, कंपिटेंट अथॉरिटी ने मान भी लिया कि यह बीमारी फौज की वजह से है, तो भी क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? जी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? उसका कारण है कि आपकी डिसेबिलिटी फॉर लाइफ डिक्लेयर होनी चाहिए। 20% तो ठीक है, लेकिन वो डिसेबिलिटी फॉर लाइफ डिक्लेयर होनी चाहिए और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस भी होनी चाहिए या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। तो डिसेबिलिटी फॉर लाइफ होगी तभी आपको लाइफ लॉन्ग तक डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। अब कईयों के केस में देखा गया है कि डिसेबिलिटी कुछ पीरियड तक रखी जाती है। भाई वो आरएमबी कराते हैं, रिटायर होते हैं, रिटायर होने से पहले तो 20% दे दिया एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, लेकिन कईयों के केस में रखा जाता है कि 2 साल या 3 साल या 5 साल तक ही ये डिसेबिलिटी रहेगी, तो उनको 4-5 साल तक डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। फिर उसके बाद उनका रीसर्वे मेडिकल बोर्ड होता है,
और रीसर्वे मेडिकल बोर्ड की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो फिर फाइनल हो जाती हैं। अगर उसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 20% से कम रहती है तो डिसेबिलिटी पेंशन बंद हो जाएगी, और यदि परसेंटेज 20% रहती है या उससे ज़्यादा रहती है, फॉर लाइफ रहती है, तभी उनको आगे डिसेबिलिटी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले 2 साल के लिए दिया या 3 साल के लिए दिया या 5 साल के लिए दिया, उसके बाद रीसर्वे मेडिकल बोर्ड हुआ, उसके बाद फिर 2-3 साल के लिए दिया, फिर 3 साल के बाद दोबारा से रीसर्वे मेडिकल बोर्ड हुआ, उसके बाद फॉर लाइफ कर दिया। तो उस तरीके से कंटिन्यूएशन चलता रहता है। लेकिन कई बार रीसर्वे मेडिकल बोर्ड में लेस देन 20% कर देते हैं तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन बंद हो जाती है। जो पुराने भूतपूर्व सैनिक हैं उनके कई लोगों के केस में ऐसा देखने को मिला है कि भाई पहले 3 साल तक उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया, फिर रीसर्वे मेडिकल बोर्ड हुआ, उसके बाद उनका डिसेबिलिटी पेंशन बंद कर दिया, क्योंकि डिसेबिलिटी उनकी जो रीसर्वे मेडिकल बोर्ड ने एसेस की थी वो लेस देन 20% कर दी गई थी। अब सवाल खड़ा होता है कि डिसेबिलिटी पेंशन, चलो रीसर्वे मेडिकल बोर्ड हो गया, आपकी लेस देन 20% डिसेबिलिटी होने की वजह से आपका डिसेबिलिटी पेंशन बंद कर दिया, तो क्या अब आगे आपके पास ऑप्शन है? फिर तो ऑप्शन वही है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि उस डिसेबिलिटी की वजह से आपको इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, या मेडिकली अनफिट फॉर ऑल मिलिट्री ड्यूटीज आपको घोषित कर दिया गया, या आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर दिया गया, भाई अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो आपको यदि आपकी डिसेबिलिटी की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाई मिलिट्री सर्विस है, और पहले 2-3 साल के लिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी, फिर रीसर्वे मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें लेस देन 20% कर दिया, तो पक्का इस चीज को चैलेंज करें, क्योंकि आपका पूरा कैरियर उस डिसेबिलिटी की वजह से इफेक्ट हुआ है, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है आपके कैरियर पर। तो जरूर चैलेंज करें यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हुआ है तो।